तो महत्व है। कर दीजिए स्टार्ट। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। लास्ट ईयर पूछा था ये, यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। वेरी गुड। चलो जल्दी से बता दो कि न्यूयॉर्क में और किस किस के हेडक्वार्टर हैं। देखो, अगला जो टॉपिक अब हमें स्टार्ट करना है वो हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ही स्टार्ट कर देंगे चाहें तो। क्या? और किसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में? क्या? यूएनओ का है? हाँ चलिए ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना? ठीक है 24 अक्टूबर 19। अच्छा, अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो अपने आप हमारे शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। हाँ चलो, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ए सॉरी, यूएनओ का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और 24 अक्टूबर को हम यूएनओ डे मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। चलिए बढ़िया। वापस आ जाओ। यूनेस्को से पेरिस घूम लिया। सिटी ऑफ फैशन, पेरिस। ठीक है, विलासिता की नगरी। दारू पियो और डले रहो। गोवा यहीं से प्रेरित है, वैसे गोवा पुर्तगालियों से है, लेकिन यही है जीवन। क्या? लास वेगास अलग तरीके से है ये, मतलब लोग इसको बहुत महत्व देते हैं, आप समझ नहीं सकते हैं अभी। जैसे क्या होता है, अभी भी आप अगर रूरल एरियाज में जाओगे ना, कहीं जैसे कहीं कोई चला जाए तो पता क्या बोलते हैं? बड़े लंदन गए थे तुम, दिखे नहीं बहुत दिन से। फिर दूसरा स्टाइल, पेरिस गए थे क्या? मतलब यही दो बातें बोली जाती हैं। चलो, अब यूनेस्को की 3 साइट हैं जो हमारी अभी स्थायी सूची में है। कौन कौन सी 3 है? जल्दी जल्दी, क्रम से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1986 में क्वेश्चन ये पूछा है हमने, यूनेस्को की स्थायी सूची में मध्य प्रदेश के कौन से स्थल हैं? स्थल, क्या सुना? अच्छा, यूनेस्को की साइट 3 स्थल जो है वो स्थायी सूची में है। ठीक है, परमानेंट। तो कौन कौन से हैं? एक है खजुराहो, सांची और भीमबेटका, यही है। ठीक, ये तो 3 परमानेंट साइट हैं। अब प्रश्न, ये तो वैसी जबरदस्ती का है, इसको करो एक तरफ। ये सब तो पढ़ा ही है, आप लोग विद्वान लोग हैं। अब प्रश्न ये है कि टेम्परेरी लिस्ट में कौन कौन सी हैं मध्य प्रदेश की? इससे ये पता चल जाएगा करंट अपन कितना पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश की कौन कौन से स्थल हैं जो अस्थायी सूची में या टेम्परेरी लिस्ट में हैं, जो लास्ट ईयर 2024 में इन्हें लिस्ट में डाला गया था? बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बताएं आप लोग, टेम्परेरी वाले। लाइव में कोई कुछ बोलना चाह रहा है? पहले तो ये था, मैडम ने पढ़ाया करंट में कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। नहीं तो आप लोग ऐसे ही बोल ही सकते हो अगर कुछ याद नहीं हो तो। आज नहीं पढ़ाया ऐसे बोल दो। आज ही स्टार्ट किया है तो चलो। नहीं है। नहीं है। चलो एक मैं बता देता हूँ, ग्वालियर फोर्ट। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि टेम्परेरी लिस्ट में 6 को शामिल किया गया था 2024 में। अब अब आप बता दो बाकी 5 फिर। ग्वालियर का किला। क्वेश्चन बहुत है मेरे पास इससे पूछने के लिए, लेकिन आप लोग मुझे बताएं जल्दी जल्दी तभी। अगर नहीं बताएंगे तो फिर हम नहीं पूछेंगे। बताइए जल्दी से। लाइव क्लास, किसी ने भी पढ़ा हो तो बोल दो, और नहीं पढ़ा तो बहुत बढ़िया है। भगवान भला करे आप लोगों का। खजुराहो परमानेंट में, खजुराहो की तरफ क्यों जा रहे हो बार बार?
फिर मैं खजुराहो से क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ बोलो भैया, लाइव में जल्दी बोलो। आगे आप लोग कुछ बोलेंगे तभी हम कुछ बोलेंगे। हम्म। क्या? नहीं है, धुआंधार नहीं है। अच्छा चलो एक और बता देता हूँ, भोजपुर। भोजपुर का शिव टेम्पल या शिव मंदिर। चलो दो बता दिए मैंने। देखो आपको क्या करना है, पहली चीज तो ये समझनी है कि इन छह को फोकस में इसलिए रखो, जरूरी नहीं है कि वो ये पूछे कि कौन से टेम्परेरी लिस्ट में किए गए थे। अब वो इसके अंदर घुस जाएगा, करंट में मुद्दा है, उसके पास मौका है। भाई जैसे हम जानते हैं कि ये वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ग्वालियर किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, किलों का रत्न कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ऑलरेडी महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे तेली का मंदिर, और जल्दी जल्दी बोलो, शास बाहु या सहस्त्र बाहु, और मान मंदिर। ठीक है, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो। अब यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे कि जो तेली का मंदिर है ये किसने बनवाया? मिहिर भोज ने। ठीक है, सहस्त्रबाहु मंदिर महीपाल ने। सास बहू मान मंदिर, ये तो नाम में ही है, मान सिंह तोमर। ठीक है, यहीं पे कौन सा महल है? और गुजरी महल। गुजरी महल भी इन्हीं ने बनवाया, मान सिंह ने अपनी पत्नी के लिए, मृगनयनी के लिए। मृगनयनी एम्पोरियम नहीं सुना? अब देखो ये जो तेली का मंदिर है, आपको पता है मंदिर निर्माण की तीन शैलियां हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की। एक है नॉर्थ में नागर, साउथ में द्रविड़, और बीच में बेसर। तो हिंदी में याद रखो, उत्तर में नागर, ऐसे नॉर्थ नागर ऐसे कनेक्ट होता है, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी। तो नॉर्थ नागर, दा से दक्षिण, दा से द्रविड़। तो दा से द्रविड़, द्रविड़ कहाँ? दक्षिण भारत की। और नागर और द्रविड़ के बीच की जो स्टाइल है वो क्या है आपकी? बेसर। तो अब चूंकि ग्वालियर कैसा है, उत्तर भारत में है, ग्वालियर सब जानते हैं कि वही उत्तर भारत का हिस्सा है। तो यहाँ तेली का मंदिर जो है वो होना तो चाहिए था किसमें? नागर में, नॉर्थ इंडिया में है तो। लेकिन ये कौन सी स्टाइल में है? तो सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर तेली का मंदिर। खूब क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये किसने बनवाया था? ये सूरज सेन ने। ठीक है, फिर भोजपुर का शिव मंदिर कहाँ है? तो पहली चीज तो रायसेन में है ये। ठीक है, और किसने? तो भोज, तो राजा भोज ने बनवाया था ये। इसे हम क्या बोलते हैं? मध्य भारत का सोमनाथ भी बोलते हैं, उत्तर भारत का सोमनाथ भी कह दो अगर कहना है तो। ठीक है, ये आपका एक भोजपुर का शिव मंदिर है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसमें शामिल है ये आपकी? यूनेस्को की कौन सी लिस्ट में है? लेकिन ये टेम्परेरी लिस्ट में है, गड़बड़ मत करना नहीं तो पता चले कि आप कुछ भी बता दो। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर धमनार। धमनार सुना है? धमनार, धमनार की जो रॉक कट है वो भी इसकी सूची में है। आप लोग नोट कर रहे हो क्या? कर लो, लो मैं लिख देता हूँ धमनार। ठीक है, चंबल रॉक कट। क्या? धमनार, चंबल, और एक आपका, आपको पता है गोंडवंश? गोंडवंश कहाँ का है? रामनगर मंडला। तो मंडला रामनगर या रामनगर मंडला। ठीक है, इनको नोट करिए आप जल्दी से। क्या क्या बोला मैंने आपको?
धमनार कहाँ है? अभी क्वेश्चन पूछने हैं, आप रुक जाओ आप लोग, अभी कहाँ, मतलब अभी तो शुरू हुई है पिक्चर। लाइव क्लास, जल्दी। लाइव क्लास कुछ बोल रहे हो कि नहीं? और एक और आप पहले लिख लो, खूनी भंडारा, सुना है? हाँ। अच्छा, खूनी को ब्लड भंडारा नहीं करना, खूनी खूनी है, KHOONI। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या होती है ये, खूनी भंडारा। ठीक है, रामनगर, मंडला, चंबल, धमनार, भोजपुर और ग्वालियर फोर्ट, ये आपके लास्ट ईयर 2024 में टेम्परेरी लिस्ट में यूनेस्को की इन्हें शामिल किया गया था। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। जैसे चंबल रॉक कट है, ठीक है, रामनगर मंडला, तो रामनगर मंडला में इसमें कोई समस्या नहीं है। खूनी भंडारा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, और पहले भी पूछा गया, पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है खूनी भंडारा है कहाँ, तो ये है बुरहानपुर में। कहाँ है? बुरहानपुर में। एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है खूनी भंडारा क्या है। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जल प्रबंधन प्रणाली, क्या है ये? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, WMS लिख दूं? तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि खूनी भंडारा का निर्माण किसने किया? अकबर के नवरत्नों में थे ये, तो अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना घर पे लिख लेना आराम से। तो खूनी भंडारा जो है वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका निर्माण कराया था, और अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के 9 ज्वेल्स या 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, रामनगर गोंड वंश की राजधानी रहा है, इनसे संबंधित मोती महल, बघेलन महल, ये सब रामनगर में रहे हैं। ठीक है, चंबल रॉक कट चंबल रीजन में है। धमनार, ठीक, अब मुझे बताओ कोई भी कि धमनार, और धमनार हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, ऐसे मतलब आश्चर्य से क्यों पूछ रहे थे, मैं ये नहीं समझ पा रहा था, कि जैसे पहली बार सुना हो कि भाई धमनार कहाँ है। कितने लोगों ने धमनार नहीं सुना? जल्दी बताओ। लाइव क्लास, धमनार की गुफाएं नहीं पढ़ाई मैंने आप लोगों को? धमनार केव्स कहाँ पर हैं? गरोठ बताया था, अगर याद हो तो, गरोठ सुबह की क्लास में जब ले रहा था तो गरोठ बताया था कि गरोठ कहाँ पे है, धमनार है, ये सब मंदसौर में है। ठीक है, एक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं वो आपसे, ये तो हुआ इनके अंदर जा जाके पूछे, दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं कि कौन शामिल नहीं है अस्थायी सूची में? तो पहले पता होना चाहिए कौन कौन से शामिल हैं। तो चंबल रॉककट, धमनार, भोजपुर, शिव टेम्पल, ग्वालियर फोर्ट, रामनगर मंडला और खूनी भंडारा, ये सब आपके किस में शामिल हैं? तो टेम्परेरी लिस्ट या अस्थायी सूची में शामिल हैं, किसकी? यूनेस्को की। ठीक है, टेम्परेरी लिस्ट में 2024 में इन्हें शामिल किया गया था। इनसे कुछ पूछा जा सकता है, तो कृपया आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे, बस कुल मिला के ये कि कैसे भी पूछें, और खूनी भंडारा और दरवाजे में थोड़ा सा अंतर रखिएगा। खूनी दरवाजा, ये कहाँ है? ये चंदेरी में है। तो खूनी दरवाजा जो है वो चंदेरी में स्थित है, और बेसिकली अगर आपको पता हो तो ये जौहर से संबंधित है, और जौहर से है तो 1528, कौन सा युद्ध हुआ था 1528 में? चंदेरी का युद्ध, किनके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक है, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ था, तब बाबर ने किसको हरा दिया था? मेदिनी राय को हरा दिया था। और फिर जो राजपूत रानियां थी, इन्होंने यहाँ पर जो जौहर कुंड था उसमें क्या कर लिया था, अग्नि कुंड में जाके कूद गई थी।
तो उसके लिए जो दरवाजा है वही है खूनी दरवाजा, जिस दरवाजे से एंटर किया, और जो कुंड है वो जौहर कुंड। तो जौहर कुंड, ठीक है, तो जौहर कुंड कहाँ है? चंदेरी में। ठीक है, अकबर ने कहा था तुम, ए सॉरी, अकबर आ जाते हैं याद, बाबर ने कहा था चंदेरी दे दो मेदनी राय से, मेदनी राय ने मना कर दिया, तो चंदेरी ले ली। ठीक है, और चंदेरी जो है आपको याद रखना, चंदेरी की साड़ियाँ, चंदेरी साड़ीज जो है मध्य प्रदेश के जीआई टैग में है। किसमें है? जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग जो होता है, भौगोलिक संकेतक, उसमें शामिल है ये चंदेरी की साड़ियाँ। इनको आपको ध्यान रखना है। याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? चंदेरी की साड़ियाँ। ठीक है, ये टेम्परेरी लिस्ट की ये कहानी आप लोग याद रखिएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई बात आपकी किससे संबंधित, कुछ जो चीजें थी। आगे बढ़े, नोट कर लिया सभी ने, देख लिया, कोई समस्या? चलो जल्दी से एक रिव्यू हो जाए। हम आपको पहचान कौन देंगे, आप बताएंगे हमें। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1926 को। तो ये था क्या? पब्लिक सर्विस कमीशन, और किसकी रिकमेंडेशन पर? तो ली आयोग की रिकमेंडेशन पे ये बना था। ठीक है, और 1950 में जाके ये क्या बन गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस बीच में ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनेगा संघीय लोक सेवा आयोग 35 के एक्ट से। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है? प्रीति सुदन। हे भगवान, तो प्रीति सुदन जो है वो क्या है इसकी? वर्तमान चेयरमैन है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, महिलाएं कम ही चेयरमैन बनी हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, दूसरी हैं बस। तो रोज मिलियन मैथ्यू नहीं थी? पहली थी? अच्छा, तो फिर एक मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस ऑलरेडी रह चुकी हैं। हैं? अन्ना जॉर्ज कहाँ घुस गए आप, गलत जगह मत जाया करो। अरे मध्य प्रदेश कैडर की एक आईएएस अधिकारी अभी यूपीएससी की चेयरमैन थी, सोनी साहब के पहले। हाँ, कौन बता रहा है दूसरी? हाँ, क्या दिया है? भारतीय महिला लिखा होगा, पढ़ लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते नहीं हो आप लोग ढंग से। बताओ पहले, तो इससे पहले कौन थी? एमपी कैडर की हैं भाई वो। इतना सताया इनने लोगों को, मध्य प्रदेश कैडर के लोगों को, बच्चों को इंटरव्यू में, कि रुला रुला के भगाया, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। रुला के मतलब, एक तो एक डीएसपी थे जो इंटरव्यू देने गए, वो हाथ जोड़ के आ गए, मैडम ठीक है हमें नहीं बनना आईएएस, हम जा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया था। ठीक है, तो खतरनाक थी एक। जल्दी बताओ। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश से कौन लोकसभा, लोकसभा कहाँ पहुंच गए, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष रही हैं? मध्य प्रदेश कैडर की कौन सी आईएएस है? देखो हम घूम फिर के, हमें अपने एग्जाम से मतलब है। अरे रोज मिलियन मैथ्यू मध्य प्रदेश कैडर की हैं क्या ये? हाँ जी, लिस्ट देखो, अलका सुरोही दिखेंगी आपको। सीधा देखो, सीधे साइट पे जाया करो, यहाँ वहाँ की बातें नहीं। अलका सुरोही जो है वो मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी रही हैं, प्रमुख सचिव रही हैं, बहुत तेज तर्रार महिला रही हैं, और बहुत खतरनाक इंटरव्यू लेती हैं ये। और जिसके पीछे पड़ जाए उसको बिल्कुल नंबर नहीं देती थी ये मैडम। ठीक है, इंटरव्यू में रिकॉर्ड हो रही है यार ये बातें। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या है? अलका सिरोही। अरे देख लो यार, मैं थोड़ी बना रहा हूँ जो है। हाँ, चलो जल्दी ये खत्म। आर्टिकल बताओ यूपीएससी के। 315 से 323 तक हैं। लास्ट क्लास है पॉलिटी अपनी, पढ़ाऊंगा अभी एग्जाम तक पॉलिटी, इसलिए बोल रहा हूँ, आज सुन लो अच्छे से। 315 से 323 तक है। 315 में यूपीएससी पीएससी है। 316 में क्या है?
इनका कार्यकाल है, नियुक्ति है। 317 में समाप्ति है, इनको हटाने का प्रोविजन है। 317 में क्या है, रिमूवल है इनका। 320 में फंक्शन ऑफ यूपीएससी और पीएससी हैं। और 322 आर्टिकल सही से बता देना आप जल्दी से। 322 में क्या है, एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर था एक्सपेंडिचर ऑफ पीएससी, तो पीएससी यूपीएससी दोनों के एक्सपेंडिचर 322 में। और रिपोर्ट कहाँ देंगे ये, तो 315 से 323 तक है। तो रिपोर्ट हमें याद रखना, हर एक कमीशन में रिपोर्ट जो होगी वो लास्ट में होगी। जैसे यू सीएजी की रिपोर्ट किस आर्टिकल में होगी, पहले तो सीएजी है किस आर्टिकल में, 148 से 151 तक है सीएजी। चलो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, दिमाग को स्टिमुलस दे दिया हमने। हाँ 315 से 323, तो 315 में पीएससी यूपीएससी दोनों हैं। 316 में कार्यकाल वगैरह नियुक्ति, 317 में इनकी हटाने की, 320 फंक्शन, 322 322 क्या था, एक्सपेंडिचर, और 323 ठीक वर्तमान अध्यक्ष बता दिए। चलो अब आ जाते हैं पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी की। तो एमपीपीएससी का गजट नोटिफिकेशन कब आया, अधिसूचना कब जारी की गई, सही बता देना आप मुझे। अरे नोटिफिकेशन कब आया था, ये सितंबर है, सितंबर क्यों जा रहे हो, 27 अक्टूबर। अरे नवंबर में बनेगा तो अक्टूबर पहले होगा। अधिसूचना जारी हुई थी 27 अक्टूबर 1956 को, ठीक है। और ये बना कब 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 से काम करना शुरू किया, 1 नवंबर 1956 से काम करना शुरू कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया ये। पहली बार पेपर कब लिए थे इसने, 58 59 में। फिर हमने एक डायलॉग दिया था इस बात पे, बोलना नहीं है, अब रिकॉर्ड हो रही हैं बातें, ठीक है। पहले अध्यक्ष, ठीक है, तो डीवी रेगे साहब जो थे वो पहले अध्यक्ष थे वर्तमान में, ठीक है। आरएल मेहरा साहब, तो राजेश लाल मेहरा जो हैं वो वर्तमान अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में इनकी कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, तो एक चेयरमैन प्लस 4 यानी टोटल 5 मेंबर। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था आपका, ध्यान रखिए। तो अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य जो हैं वो यूपीएस पीएससी के वर्तमान की जो स्थितियां हैं। और आप जानते हैं कि इनका टेन्योर क्या है, 662। तो 6 ईयर का टेन्योर और 62 ईयर की एज अगर होती है तो ये कर सकते हैं। यूपीएससी में कितना था, 665 था। प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी, और इनकी अपॉइंटमेंट किससे होती है, गवर्नर से होती है। इस्तीफा जो नियुक्ति करेगा उसी को देंगे, रिपोर्ट उसी को देंगे। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको, गवर्नर को, और सेंट्रल वाला प्रेसिडेंट को देता है। लेकिन रिमूवल पावर दोनों की प्रेसिडेंट के पास है, ठीक, याद आ रहा है। चलो अब हमने स्टिमुलस दे दिया था सीएजी का। तो कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी आर अम्बेडकर ने कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण पद है सीएजी के लिए। तो सीएजी 148 से 151 के बीच में है, ठीक है। जल्दी से बता दो 148 आर्टिकल में क्या था, सीएजी का गठन पद। 149 में इनके पावर एंड फंक्शन, 150 में इनका फॉर्म प्रारूप, जो भी एक ऑडिट करते हैं उसका प्रारूप, और 151 में इनकी रिपोर्ट। तो क्लियर हो गया, यही थी ना। देखो लास्ट आर्टिकल यही है, तो हो गई रिपोर्ट। 148 में सीएजी का पद है, जिनकी नियुक्ति कार्यकाल वगैरह यहीं पे होंगी। तो नियुक्ति किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। 6 ईयर और 65 ईयर का टेन्योर होता है। 149 में क्या है, पावर एंड फंक्शन है इनका। और 150 में फॉर्म मतलब प्रारूप है, जो भी ये ड्राफ्ट बनाएंगे, जो भी क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे,
उसका प्रारूप वगैरह जो है वो 150 में है और 151 में रिपोर्ट है। रिपोर्ट में आप दो चीजें ध्यान रखिएगा बेटा, सीजी लिख दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट किसको? प्रेसिडेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट गवर्नर को। ये यूपीएससी के सीएपीएफ में पूछा था और इन्होंने ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा था कि सीएजी अपनी राज्य संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, बत्ती दे दी थी बच्चों को, तो राष्ट्रपति को नहीं देता, किसको देता है? राज्यपाल को देता है। और प्रेसिडेंट इसे कहाँ रखवाएंगे? पार्लियामेंट में, ठीक है, संसद में। और संसद में कौन सी कमेटी इस पे काम करेगी? पब्लिक अकाउंट कमेटी। जल्दी से बता दो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति कब बनी थी? 1921 में। बढ़िया। स्ट्रक्चर क्या है इसका? 15 + 7, 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ये बहुत आता है क्वेश्चन। तो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और पीएसी का अध्यक्ष होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी, ठीक है, ऐसे लिख दूं L/O। तो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है। तो धज्जियां उड़ा देता है सत्ता पक्ष की, ठीक है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है, तो प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक पर्स, तो लोक वित्त का या लोक धन का प्रोटेक्टर कौन है? सीएजी होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सीएजी पैसे निकालने से कभी नहीं रोकता। सीएजी कहता है मन मर्जी निकालो, खर्च कर लो, फिर मैं देखता हूं आपको। तो खर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट देता है। इसीलिए ये कैसी रिपोर्ट देता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जबकि ब्रिटेन का जो सीएजी है वो प्रीमार्टम रिपोर्ट देता है। ये कैसी देता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। वर्तमान सीएजी कौन है भैया? कौन है? संजय मल्होत्रा। चलो, पक्का संजय मल्होत्रा ही है। और आरबीआई के प्रमुख कौन है फिर? अब बताओ ना, पूछ ही तो रहे हैं। आरबीआई के संजय मल्होत्रा है, तो फिर इसके कौन है? हैं? इसीलिए तो बोल रहे थे ये तो आरबीआई है भाई। अभी इन्होंने 0.25% जो है वो कम की है। क्या? इंटरेस्ट रेट कम की है, रेपो रेट। ठीक है, संजय मल्होत्रा नहीं है साहब। सीएजी, सीएजी कौन है? सीएजी की मूर्ति बना के रखो। क्या हुआ? मूर्ति नहीं बनवा रही? अरे यार, मूर्ति बनाओ। अच्छा, संजय कौन थे, आप बता पाओगे क्या? तो संजय मूर्ति वर्तमान सीएजी हैं भारत के, ध्यान रखिएगा। और ये संजय मल्होत्रा आरबीआई प्रमुख है। देखो, आप एक चीज दिमाग में रखो, करंट अफेयर बहुत है ये सब जानते हैं, बट करंट अफेयर बहुत कम है ये हम जानते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, जो वर्तमान नियुक्तियां हैं राज्य की, देश की और दुनिया की, बोले यही बहुत है, आपने तो पूरा दुनिया समा दी इसमें। तो मतलब क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल दें, आपसे पूछा जाता है कि पीएससी के चेयरमैन कौन है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये हो गया स्टेट के लेवल पे। इसी चीज को आप किस पे अप्लाई कर दो? सेंट्रल लेवल पे। फिर यहाँ जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के सभापति, अध्यक्ष कह देते हैं, सभापति नहीं, सब जानते हैं। श्री ओम बिरला जी जो है वो लोकसभा स्पीकर हैं। अब जैसे आपसे पूछ लेते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर पहले क्या थे? तो किस, ठीक है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री थे, माइनिंग वगैरह के भी रहे हैं, खनन मंत्री भी रहे हैं ये। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है। अब इसी चीज़ को जब हम इंटरनेशनल बात करें तो इंटरनेशनल कैसे, जैसे हमने आपसे यहाँ कहा था, कहाँ गया यूएनओ?
पीछे वाली स्लाइड में। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और याद ऐसे रखना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, शांति समझौता शुरू हो गए। अब क्या होगा, वर्ल्ड बैंक बनेगा 1945 में। 1945 में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनेगा। तो आपको कनेक्ट करो चीज़ों को, तो कनेक्ट रहेंगी तो याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब बने। अब पूछ लेंगे भाई आईएमएफ के हेड कौन है, फिर वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है। अब वर्ल्ड बैंक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग कहाँ लगाना है। वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो कैसे हैं, भारतीय हैं, अजय बंगा साहब हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भाई कौन है, ठीक है। फिर आईसीजे होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, जिसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है कि आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आईसीजे का कहाँ है, द हेग में है। अब द हेग में है तो फिर यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है। ठीक है, समझ में आ रही ना। तो आपको थोड़ा सा चीजों को कैसे करना है, तो मैंने क्या कहा। और अच्छा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पर्सन और पर्सनैलिटी। मतलब क्या, कि जो पर्सन है उनके व्यक्तित्व से संबंधित जो चीजें हैं वही पूछता है। एमपीपीएससी खेलता है पहचान कौन। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपका करंट अफेयर कम हो जाएगा। क्या पूछता है, पहचान कौन, मतलब वो पहचानवाता है कि भाई कौन सा क्या था, किसने क्या किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल, डेट से उसे बड़ा लगाव है, डेट और ईयर से। तो आप समझो, अब जैसे पूछे आपसे कि नया बेस ईयर कौन सा बन रहा है, अभी बेस ईयर कौन है, आधार वर्ष कौन सा है। अच्छा, पहले और मजेदार बात है, हम अभी यही पूछ लें कि आधार वर्ष क्या है, तो बेस ईयर क्या होता है। हाँ, अभी वर्तमान में बेस ईयर क्या चल रहा है, 11-12। 2011-12 जो है वर्तमान में बेस ईयर है। अब नया बेस ईयर क्या डिसाइड कर लिया गया, नहीं 21 नहीं है, 20 भी नहीं है। बताओ जल्दी से कोई भी। ठीक है, और फिर मैं अगर आप पहला क्वेश्चन बताओगे तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि ये कब से लागू होगा नया बेस ईयर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नया बेस ईयर जो है वो कौन सा डिसाइड किया गया, मतलब आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है कि अब नया आधार वर्ष कौन सा होगा। ठीक है, समझ में आ रही ना मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको नज़र दौड़ानी पड़ेगी चीज़ों पे। तो आपकी कल ये ड्यूटी है, कल की क्लास में जब आप आए तो मैं आपसे चाहूंगा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष, आईएमएफ के अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, यूनिसेफ के अध्यक्ष, यूनेस्को के अध्यक्ष, इनके हेडक्वार्टर, इनकी ईयर आप याद करके आइएगा। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे सुबह में मैंने वैसे भी पढ़ा रखी हैं ये चीज़ें, फिर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप इनको देखिए, इनके वर्तमान प्रमुखों को याद करिए। क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही, ज़्यादातर के हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं। आप मतलब फिर आपको पता है क्या होगा, गड़बड़ ये नहीं है 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो आपको बस फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी कि यार पढ़ा भी था, याद भी था, भूल भी गए। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पहले माइंडसेट इस चीज के लिए तैयार रहे कि ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यूपीएससी से इन्होंने ट्रेंड होके स्वीकार कर लिया पिछले 2-3 साल में, कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या, रिपोर्ट। ठीक है, इंडेक्स होते हैं ना कुछ कुछ कि ये रिपोर्ट ये जारी करते हैं, वर्ल्ड बैंक ये जारी करता है, आईएमएफ ये रिपोर्ट जारी करता है। तो ठीक है, रिपोर्ट और भारत का उन इंडेक्स में कौन सी स्थिति है भारत की, और जारी करता कौन है। अच्छा, कभी नहीं पूछते पहले नंबर पे कौन है, भारत कभी होता नहीं पहले नंबर पे, तो पूछा नहीं जाता। ठीक है, बस हम कबड्डी में ये खेल कबड्डी जिसमें हम हमेशा पहले पे होते हैं। अच्छा, और बड़ी बात, आप लोग अभी तक ये नहीं जानते होंगे कौन सा एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसने 7 विश्व खिताब जीते हैं लगातार, वर्ल्ड 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 प्राइज जीते हैं भारत का एकमात्र खिलाड़ी। अच्छा, चलो उल्टा पूछ लेते हैं, पंकज अडवाणी को कितने लोग जानते हैं, जानते हैं, लाल कृष्ण अडवाणी का बेटा नहीं है, जानते हैं आप लोग पंकज अडवाणी को। अच्छा, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, आप तो विराट कोहली वाले लोग हैं ना चूंकि। ठीक है,
पंकज अडवाणी साहब ने 7 विश्व खिताब जीते हैं लगातार। बिलियर्ड्स के इकलौते बेताज बादशाह हैं वो। अब मुद्दा ये है कि कई लोग तो बिलियर्ड्स ही नहीं जानते, तो बाकी सब बात है क्या की जाए। तो आपको देखो क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, इस चीज को समझिए। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जहां कोई भारतीय पर्सन या पर्सनैलिटी नेशनली स्पेशली इंटरनेशनली अगर कुछ बहुत अच्छा कर रहा है तो वहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। इसी चीज को आप एमपी पे अप्लाई करो कि एमपी का कोई बंदा बंदी अगर नेशनल या इंटरनेशनली कुछ अच्छा करता है तो क्वेश्चंस पूछने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वहीं से होती है। क्वेश्चन बहुत है करेंट अफेयर में, जैसे मैंने कहा था ना करेंट बहुत है लेकिन कम है। तो कम कैसे है आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आपको मैं बोलूं, अगर आप टेनिस टूर्नामेंट पे जाओगे तो दुनिया भर के टेनिस टूर्नामेंट है, लेकिन आपको पढ़ने क्या होते हैं, सिर्फ 4 ग्रैंड स्लैम। और 4 ग्रैंड स्लैम में क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन केवल तब आता है जब उनमें से कोई भारत का व्यक्ति पहले या दूसरे स्थान पर रहा हो। तो लास्ट ईयर के 4 ग्रैंड स्लैम देखना, कहीं भारत का कोई गलती से दिख जाए तो उसे याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, चेन्नई ओपन, फलाना ओपन, ढिकाना ओपन, मतलब सारे ओपन देख लेते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है किसको हराया। जैसे अभी कौन सी प्रधानमंत्री हैं जो बहुत चर्चा में हैं, अरे मोदी जी के साथ जिनकी चर्चा की जाती है। अच्छा, वो सबने देखे होंगे, भयंकर मीम्स बनते हैं जो दुनिया भर के, मतलब वो सब देख रखे होते हैं। ठीक है, मोदी जी हंस रहे हैं या वो हंस रही हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि हाँ मेलोनी की पार्टी कौन सी है, आपको ध्यान रखना है। देखो आपको क्या है ना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस बात को दिमाग में रखना है। तो पूछ लेगा पार्टी कौन सी है इनकी, कहाँ की प्रधानमंत्री है ये, प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं, क्या है। अच्छा, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं। कहाँ की हैं, इटली की, चलो बढ़िया, इतना तो पता है। अब क्वेश्चन समझो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्चुअल में जो बहुत लाइमलाइट होता है ना, ज्यादातर समय में उससे क्वेश्चन आता है। अब देखो आपको क्या याद रखना है, एक ओलंपिक, अब ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल तो जीता नहीं भाई, जीता क्या, क्या 22-23। नहीं तो पता चले आ जाए आपने पूछ भी लिया बताया भी नहीं है, ऐसा नहीं है, बता के ही छोड़ते। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन फंसाना होगा तो पूछेंगे कि कहाँ हुआ था पैसे लास्ट ओलंपिक, पेरिस में ही हुए होंगे शायद, हैं? पेरिस में ही हुए थे ना। हाँ, तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, बोले 0। ठीक है, फिर पूछें कितने मेडल जीते, तो 6। ठीक है, तो 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, समझना अच्छे से बात को। अब इन 6 के नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ओलंपिक में अच्छा कर आए, तो जब ओलंपिक में आप अच्छा कर आए तो निश्चित रूप से भारत वाले भी कहते हैं चलो हम भी मेडल दे देते हैं, कुछ कुछ देते हैं हम, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या खेल रत्न, कुछ तो दे ही देते हैं। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार, तो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दे दिया। तो समझना आप इसको कि ये जो 6 लोग हैं, अब इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण में से कुछ मिला क्या, एक प्रश्न। ठीक है, फिर इन्हें क्या कोई खेल पुरस्कार मिला, दूसरा क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि जो चीजें बहुत ज्यादा, अब इसी के बाद क्या होता है, ओलंपिक के बाद में पैरा ओलंपिक होते हैं। अच्छा, ओलंपिक से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हम हमेशा पैरा ओलंपिक में करते हैं, गोल्ड लेके आते हैं हमारे खिलाड़ी, तो पैरा ओलंपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। फिर वही प्रश्न वही है कि किन किन ने क्या क्या जीता। तो अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ेंगे तो आप चीजों को कवर कर पाएंगे या याद रख पाएंगे, बेसिकली क्या है।
पढ़ तो आप बहुत सारा सकते हैं, पढ़ने पे हमें कोई शंका नहीं है कि भाई कि आप पढ़ नहीं सकते ज्यादा या याद नहीं रख सकते, बट एक्चुअल में क्वेश्चन, अब देखो हमने सब पढ़ा और क्वेश्चन ना फंसे तो कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है लाइमलाइट में कि भैया ये ओलंपिक वाले, अब जैसे यहां से पूछ लेंगे सिल्वर मेडल किसको मिला, क्योंकि एक ही मिला तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, नीरज चोपड़ा साहब, ये पहले क्या ले चुके हैं ऑलरेडी, गोल्ड मेडल भी ले चुके हैं, ये शादी भी कर चुके हैं अभी हाल फिलहाल में ये। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा साहब को तो गोल्ड मेडल मिला, अब बाकी लोगों को क्या मिला, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला। अब इनके पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए, अब उनमें एक कौन थी, मनु भाकर, तो मनु भाकर को क्या मिला, बहुत लाइमलाइट में रह रही है मैडम ये आजकल, क्या दिया इन्हें, कौन सा पुरस्कार दिया गया अभी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है मनु भाकर को अभी कुछ टाइम पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को कैसे आप टैकल करो। तो मैंने क्या कहा, इन्हें ज्यादातर क्या पूछना है, इन्हें अपॉइंटमेंट, क्या, हाँ मनु भाकर शूटिंग से, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, नियुक्तियां, राज्य के स्तर पर जितने आयोग हैं उनकी नियुक्तियां, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, मिनिस्टर्स कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है। जैसे खेल एवं युवा कल्याण बहुत पूछने का शौक रहा है, खेल से लगाव रहा है मध्य प्रदेश पीएससी को, तो आपको गेम्स वाले याद रखने हैं कि गेम्स में कौन है वर्तमान में। ठीक है, ये एक चीज। फिर इंडिया के स्तर पे, इंडिया में ज्यादातर मिनिस्टर्स की लिस्ट नहीं पूछी जाती है, बस आपसे लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये लिस्ट आपको बहुत अच्छे से याद, अब देखो ऐसा ही है, तो चलती फिरती राजनीति का हिस्सा है, तो कोई बड़ा काम नहीं है जिसे आप याद नहीं रख सकते, बट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन, वही मैंने कहा ना, पहचान कौन वाली कहानी है सारी। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलो वापस आ जाएं हम अपने टॉपिक पे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी, और इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 प्लस 7 22 हो गए, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। और इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिससे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का और पार्लियामेंट्री कमिटीज के, इन सबके इलेक्शन किससे होते हैं। अच्छा, जैसे आपसे पूछ लें कभी लोकसभा का इलेक्शन किस आधार पर होता है, मतलब कौन सी प्रणाली से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द, अब हिंदी में समझ लो, अब बिल्कुल सामान्य भाषा में, जो पहला आया वो विजेता, एक वोट भी ज्यादा होते हैं तो जीत जाते हैं। जबकि जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वहां 50% प्लस वन चाहिए, राष्ट्रपति नहीं बन सकते जब तक 50% प्लस वन वोट नहीं होंगे, मतलब कुल वैलिड वोट अपॉन 2 प्लस 1, तब जाके बनते हैं। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट समिट कमेटी क्लियर है आपकी ये, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए हमारे सीएजी महाराज, आगे बढ़े। चलो, अब आप हमें कुछ कुछ अपॉइंटमेंट और बता देना जल्दी से, आप लोग तो होशियार बच्चे हैं। महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय जोड़ दें, तो बताओ भाई राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली चेयरमैन कौन थी पहले, तो पहली चेयरमैन जयंती पटनायक। अरे यार कैसे कर रहे हो, रख दिया संभाल के नोट्स को। वर्तमान में कौन है, बोलो जल्दी से, क्या नाम है, विजया किशोर राहटकर। ठीक है, विजया किशोर राहटकर जो है वो वर्तमान में है। ठीक है, कब बना राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उल्टू उल्लू बना रहे हो हमको, कब बना, नहीं बना,
31 जनवरी 1992 को बना। एक्ट कब का था इसका? 1990 का एक्ट था। देखो भैया रिवीजन कर लेना, नहीं फिर आप बाद में मत बोलना कि ये क्या हो गया कांड। मतलब और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हमारे आंखों के सामने दिखेगा आकर, जैसे ही आप छांटोगे बीनोगे कि हाँ सर ने ये नोट्स दिए थे, ये लिखवाया था, ये बताया था। बस देखो एक एक्ट है 1990 का, स्थापना 1992 में है। वर्तमान में विजया किशोर राहटकर हैं, जयंती पटनायक पहली हैं, और ये है हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरे मध्य प्रदेश महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन शोभा बढ़ा रहा है? अब तो याद कर लो, शोभा ओझा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष पद पर कौन है? शोभा ओझा। ठीक है, चलो NCSC आर्टिकल बोलो जल्दी से। 338। NCST 338A और NCVC 338B। सब में 1+1+3 है, तीनों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल, उपाध्यक्ष स्टेट मिनिस्टर, और जो मेंबर्स होते हैं 3 वो कैसे होते हैं? सेंट्रल सेक्रेटरी। तो 1+1+3 की स्थिति है ये। ऐसे ही है ना, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स, और टेन्योर 3 ईयर है। तीनों की अपॉइंटमेंट कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो रिपोर्ट किसको देंगे ये? अरे नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही देंगे ये तीनों। चलो बहुत बढ़िया। एनसीएससी और एनसीएसटी किस एक्ट से बने? 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का था। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई दोनों कमीशंस की? 19 फेब 2004। 19 फरवरी 2004 को दोनों कमीशन बन गए, एनसीएससी और एनसीएसटी। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए एनसीएससी एंड एसटी, तो ये बना था 1990 में, और 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इसका 1990 का। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 1990 में बना था। फिर बाद में ये दोनों 89 से अलग अलग हो गए, लेकिन एनसीएससी और एनसीएसटी एस्टेब्लिश होंगे 89 अमेंडमेंट 2003 से। लेकिन इनका स्थापना नहीं हो रही है 2003 में, स्थापना हो रही है 2004 में, 19 फेब 2004 को। याद आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? चलो बता दो जल्दी से, वर्तमान अध्यक्ष एनसीएससी के कौन है? किशोर मकवाना एनसीएससी के। तो एसटी के कौन है फिर? किसके? एनसीएसटी के अंतर सिंह आर्य। ठीक है भाई, अंतर सिंह आर्य जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं एनसीएसटी के। एनसीएससी के किशोर मकवाना है। एनसीवीसी पूरा नाम बोलो। हंसराज गंगाराम हीरालाल नहीं है ये? अहीर। अच्छा हीरालाल जिसने भी बोला मुझे बताए कि हीरालाल कौन है वर्तमान में। ठीक है, तो हंसराज गंगाराम अहीर जो है वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। और पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो आर्टिकल 338B में है। और ये कौन से संशोधन से बनाया गया? तो 102 2018। 102 को कैसे याद रखोगे? ओबीसी बी, बी यानी सेकंड अल्फाबेट है तो 102। तो 102 अमेंडमेंट से हंसराज गंगाराम अहीर जो हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं। सब कुछ जैसे का तैसा, इन्हीं जैसा, तीनों का एक जैसा, तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तीनों के अध्यक्ष याद रखिएगा अच्छे से। शुरुआत में अगर एनसीवीसी की बात करें तो ये 1993 में ही बन गया था। ठीक है, लेकिन ये संवैधानिक रूप से कब, कॉन्स्टिट्यूशनली कब एस्टेब्लिश हुआ? 2018 में, जब 102 अमेंडमेंट इसके लिए किया गया। जल्दी से मुझे बता दो एससी जो है, एससी ये किस आर्टिकल में? 341 में। एसटी किस आर्टिकल में? 342 में। और
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और आर्थिक पिछड़े, 342 ए में। ठीक है, ये आपकी ट्राइब वाली यूनिट को भी कवर करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन ये अगर आपसे पूछे डेफिनेशन ऑफ एससी, एससी की परिभाषा, एससी की क्या डी लिखते हैं डेफिनेशन 366 सब क्लॉज 24। एसटी की डेफिनेशन 366 सब क्लॉज 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं 10th यूनिट से भी क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखिएगा। जैसे अंतर सिंह आर्य वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, पैसा एक्ट लागू हो चुका है मध्य प्रदेश में, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया कब से, 15 नवंबर 2022 से। और 15 नवंबर को क्या मनाते हैं, क्या, जनजाति गौरव दिवस। किनकी जन्म दिवस को, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा बोलो भैया, मोदी जी जो बोले वही सत्य है। तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 15 नवंबर को है। याद रखिएगा अच्छे से। बिरसा मुंडा को हम किस रूप में जानते हैं, अरे बताया है यार, ऐसे मत किया करो आप लोग। कौन से रॉबिन हुड हैं ये, नहीं है, अच्छा हमने कहा कोई बता देगा अभी थोड़ी देर में। तो वो टांट्या भील है, ध्यान रखिएगा। रॉबिन हुड ऑफ इंडिया टांट्या भील है, और निमाड़ के रॉबिन हुड भीमा नायक हैं। निमाड़ के रॉबिन हुड, भारत के रॉबिन हुड टांट्या भील हैं। और बिरसा मुंडा बिल्कुल अलग है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो है, ये मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठीक है, कौन थे, बिरसा मुंडा। और संथाल में मत घुसा देना इन्हें, संथाल रिवॉल्ट या संथाल रिबेलियन अलग है। कब हुआ था मैडम वैसे संथाल विद्रोह, उल्लू नहीं बना, 55 में कोई विद्रोह होगा क्या स्वतंत्रता के बाद, पहले तो 100 साल को इधर उधर मत करो। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि भाई 100 साल को हम लोग कोई महत्व नहीं देते, जबकि हमारा पूरा जीवन कट जाएगा उतने में। 100 साल ऐसे होते हैं ना, 1855, 1955, 1755, 1955, 100-200 साल की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, 1855 में हुआ था संथाल रिवॉल्ट। 1855 में सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, कौन कौन थे, चार, सिंधु, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, चार भैया थे। अच्छा, पीएससी बहुत बड़ा मतलब लफड़ेबाज एग्जाम लेता है। एक बार पूछा है इसने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, कौन नहीं था, मतलब फिर वही पहचान कौन, तो सिद्धू थे, कानू थे, चांद थे और भैरव थे। अच्छा, भैरव को लोग इसलिए हटा देंगे, बोले भैरव जी कहाँ से आ गए तो उसको हटा देते हैं लोग। ठीक, चलो वापस आ जाओ भाई। एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीवीसी क्लियर। अच्छा, पता है इतना ही लिखना होता है मीन्स में भी, आपको मैं आश्चर्यजनक रूप से बताऊं, क्योंकि इतने पॉइंट हो जाते हैं कि अब क्या वैसे बोल सब में लिख दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक है ना, आर्टिकल, पार्ट, कौन सा पार्ट है, पार्ट, पार्ट 16 नहीं है, 330 से 342 के बीच में है ना। अरे यार, सारे तीनों के पार्ट 16 है, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति है, तीनों की संरचना 1+1+3 है। ठीक है, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति, तीनों की रिपोर्ट राष्ट्रपति, तीनों को हटाने की पावर राष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अमेंडमेंट बता देना, हो गया काम खत्म। चलो ये तीनों हो गए, आगे बढ़ते हैं। अरे ये रह गए हमारे हीरालाल, अब तो बता दो भैया। चलो मैं पूरा कर देता हूँ, हीरालाल सामरिया। अब एक थप्पड़ लगा सकते हैं, आज ही सुबह मैं वहां बैठ के सुन रहा था, मैडम ने आज ही बताया है आप लोगों को सुबह की क्लास में, करंट अफेयर में। मतलब मैं वहां बैठ के सुन लेता हूँ, आप यहाँ बैठ के नहीं सुन पाते हैं यार, बताओ जल्दी से, कहाँ थे, यहीं बैठे थे आप। हीरालाल सामरिया कौन है, लाइव क्लास में बोलो भाई। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है वो हीरालाल सामरिया। नहीं बताया मैडम ने, अरे मुझे बहुत अच्छा याद रहता है, विश्वास मानो या ना मानो। ठीक है, पर्याप्त बादाम नहीं खाता हूँ लेकिन फिर भी याद रहता है। ठीक है, तो हीरालाल सामरिया, अरे मुझे अच्छे से याद है, किसी ने कुछ टोका भी था, उन्होंने दोबारा बोली थी ये बात, मुझे ये तक याद है। पूछे बोले थे कि नहीं सुबह मैडम, बताओ भाई।
अभिषेक। हाँ, तो ये क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सूचना आयुक्त है। इवन उन्होंने ये तक पूछा था आरटीआई एक्ट कब का है, मैं पूछता हूँ जो जो रिपीट किया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ही इसकी स्थापना की गई थी आपकी। ठीक है, याद रखेंगे हीरा लाल शामरिया। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त कौन है? एमपी के, एमपी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एमपी में कौन है सूचना आयुक्त? बोलो लाइव क्लास। पढ़ाए हैं हमने आपको, हम ही ने पढ़ाए हैं। शुक्ला जी हैं कोई? लाइव में बोलेगा कोई, जल्दी बताओ। अच्छा, कल बादाम खा के आना, आज डालना भिगोना पानी में, सुबह खाना, जब से शाम तक थोड़ा याद रह सके। अरविंद शुक्ला नहीं है, अरविंद कुमार शुक्ला, ए के शुक्ला, भूल भाल गए? नहीं है, अरविंद शुक्ला थे कि नहीं थे? हाँ ना। वर्तमान में कौन है लेकिन, इससे पहले के थे ये तो। अच्छा मैडम, आपको आज सबसे पहले यही पढ़ा रही थी, मुझे वहां से सुनाई दे रहा था। नहीं पढ़ाया भाई, नियुक्ति नियुक्ति तो बता रही थी सबसे पहले। तो कौन है, विजय यादव जी हैं वर्तमान में सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश के, उससे पहले अरविंद कुमार शुक्ला थे। चलो वापस करो, छोड़ो, सूचना आयुक्त हो गए। अच्छा, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमने आपको दो बातें बताई थी, एक पिछड़ा वर्ग आयोग और एक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। बैकवर्ड क्लास कमीशन और बैकवर्ड क्लास वेलफेयर कमीशन। बड़ा सा नाम छोटा कर दो उनका नाम। चलो भैया, यहाँ तक हो गया कि नहीं, पहले ये बताओ आप लोग जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है? ऐसा लग रहा है हम आपको एक बार फिर से चार्ट दिखा दें जिससे आपकी याददाश्त ताजा हो जाए, तरोताजा। दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। किस नाम से फाइल थी यार? क्या बोल रहे हो? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। फाइल ही गायब हो गई हमारी तो। शायद है नहीं, ऐसे ही खोल लो, मैंने आप लोगों को शेयर की है ना। मैं जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, आप लोग बताते जाइएगा क्या क्या पूछना है। आप लोग देख एक नहीं रहे हो क्या चीजें? देखो मैंने आपको सब बता रखा है, ये देखो मैं बोलता हूँ। चलो मैं पूछता हूँ, बताना। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव जो है वो मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त हैं। देखो अभी अगर अपडेट नहीं हुई होगी 10 दिन पहले किताब, तो उसमें नहीं होगा ये, ध्यान रखना आप। हाँ, इसमें भी नहीं होगा आपके में, है इसमें मनोज श्रीवास्तव नहीं होगा उसमें, क्या लिखा है उसमें? नहीं नहीं, इनके ये जो लिए हैं धाम में, क्या मनोज श्रीवास्तव है? चलो बढ़िया, तो लास्ट बिल्कुल अपडेशन के साथ में मनोज कुमार श्रीवास्तव है। कब बना मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग? अधिसूचना कब जारी हुई? 1 फरवरी 1994 को। काम करना कब से शुरू किया था? 15 फरवरी 1994 को। भूलभाल गए आप लोग ऐसा लग रहा है। तो 1 फरवरी को बना, 15 फरवरी को अधिसूचना जारी हुई,
ठीक है, पहले कौन थे? NB लोहानी साहब थे। वर्तमान में कौन है? श्री मनोज श्रीवास्तव हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर के द्वारा की जाती है। इस्तीफा गवर्नर को देंगे। इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है 6 ईयर और 66 ईयर, जबकि बाकी के लिए नहीं होता। भारत के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका 6 ईयर और 65 ईयर है, जबकि मध्य प्रदेश का क्या है? 6 ईयर और 66 ईयर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है मुख्य? इतना चुनाव करा रहे हैं राजीव कुमार जी, कैसे करते हो आप लोग? चलो, SC आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के? श्री आनंद अहिरवार। और भारत में कौन है? किशोर मकवाना। ST आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश में? गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जो है, मैडम उसमें नहीं मिलेंगे, मत देखो। तो गजेंद्र सिंह काजू खेड़ी जो है वो क्या है? मध्य प्रदेश के ST आयोग के अध्यक्ष हैं। और भारत में ST आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। अब आ जाओ मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन? एक है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग और एक है पिछड़ा वर्ग आयोग। दो अलग अलग बातें थी। गौरी शंकर बिसेन पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं, गौरी शंकर बिसेन, लेकिन पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बोलेंगे। ठीक है, बैकवर्ड क्लास वेलफेयर कमीशन। तो आपके आ जाएंगे कौन? बोलो जल्दी से। रामकृष्ण कुशमारिया। ठीक है, तो कुशमारिया साहब दो अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग पिक्चर है, अगर थोड़ी गड़। वेलफेयर के रामकृष्ण कुशमारिया हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग के जो हैं वो आपके गौरी शंकर बिसेन। क्या बोलिए, बताइए क्या कहना है, फिर से बोल देते हैं। जो वेलफेयर वाले के कौन है? गौरी शंकर बिसेन। और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के रामकृष्ण कुशमारिया, ये कहना चाह रहे हैं? बोलिए जल्दी से। अच्छा ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के? सुरेश कुमार कैत। और भारत के? श्री संजीव खन्ना। बोलो, जस्टिस श्री संजीव खन्ना। अच्छा, महान्यायवादी बताइए भारत के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? महान्यायवादी चीफ जस्टिस, बोलो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अच्छा, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? एडवोकेट जनरल। बता दो, बताए ना? हाँ तो बताओ कौन है। अच्छा, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता बताओ। ठीक है, मिस्टर प्रशांत सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के हैं। और भारत के? वेंकट रमना। अरे यार, चलो ये हो गया। अब कौन बचते हैं? और SC ST OBC महिला अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक के नियाज मोहम्मद। ठीक है, और क्या हो गया आपका? और कोई कमीशन बच रहा है? इलेक्शन कमीशन हो गया, CAG हो गया। हाँ, फाइनेंस कमीशन के। तो फाइनेंस कमीशन की बात करें, मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? हिम्मत लाल कोठारी। ठीक, लाल नहीं है, हिम्मत सिंह कोठारी। ठीक है, अब भारत में अगर हम कहें कि फाइनेंस कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष NK सिंह है। 15th फाइनेंस कमीशन के NK सिंह। और 16वें के कौन अपॉइंट हो गए हैं? ये आ सकता है क्वेश्चन, श्री अरविंद पनगड़िया जी। देखो, प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल के हेड रहे हैं ये। इसके अलावा नीति आयोग जब बना था, हाँ याद करो तो जल्दी बता ही दो। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, वेरी गुड। तो नीति आयोग कब बना, इसी बात पे बता दो। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था ये नीति आयोग। इसके पहले अध्यक्ष PM मोदी जी थे। अरे पहले अध्यक्ष यही होंगे ना। और पहले वाइस चेयरमैन कौन थे? श्री अरविंद पनगड़िया। और पहले सचिव या CEO सिंधु श्री खुल्लर। तो पहली CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। देखो ऐसे ही प्रश्न आते हैं बस,
आपको ये ध्यान रखना होगा अच्छे से। आज मैं देखना चाह रहा था आप लोगों को कितना याद है। चलो, मध्य प्रदेश के योजना मंडल पे बात करते हैं इसी बात से। मध्य प्रदेश का योजना आयोग कब बना? हाँ, मध्य प्रदेश का कब बना? अरे भैया, भारत का वो क्यों बता रहे हो मुझे योजना आयोग? चलो अच्छा, ये बोलते हो तो हम ये भी पूछ लेते हैं। प्लानिंग कमीशन कब बना? प्लानिंग कमीशन कब बना? 15 मार्च 1950 को। यस। पहले अध्यक्ष, चूंकि पीएम होते हैं तो जेएल नेहरू जी। पहले उपाध्यक्ष, गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, अब आ जाओ मध्य प्रदेश योजना आयोग पे। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना, इंडिया का योजना आयोग बना। इसका मेन काम क्या था? तो 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट करना, बनाना। और हमने प्लानिंग जो है वो यूएसएसआर या रशिया से ली है। इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर है? 15 मार्च 1950 को जो हमारा प्लानिंग कमीशन बना था, उसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा। इतना याद रखेंगे। अब इसी प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। मोदी आयोग, मोदी आयोग ही हो गया अब तो ये। मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष भी थे, वर्तमान अध्यक्ष भी यही है। इसके पहले उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया, सचिव जो थे वो सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। अगर हम कहें वर्तमान, तो वर्तमान में चेयरमैन कौन है? मोदी जी ही हैं। ठीक है, वर्तमान में वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन के बेरी। और सचिव कौन है? ठीक है, वीवीआर सुब्रमण्यम। तो वीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो इसके सचिव हैं। तो सुब्रमण्यम साहब क्या हैं? ठीक है, सुब्रमण्यम साहब सचिव हैं, सुमन के वेरी उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन हैं, और अध्यक्ष मोदी जी हैं। ठीक, ये तो हुई योजना आयोग और नीति आयोग की बात। हमने पूछा था आपसे मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य योजना मंडल है या जो स्टेट प्लानिंग कमीशन है, ये कब बना? बोलो भैया, लाइव क्लास जल्दी जल्दी। वेरी गुड। तो 24 अक्टूबर 1972 को बना ये। अच्छा, यहाँ पे अगर गड़बड़ हुआ, मैंने आपको तब भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, 1 नवंबर 1956 को नहीं बनवा देना योजना आयोग की तरह। बोले ये भी शुरू में ही बन गया होगा, तब तक योजनाएं कौन बना रहा होगा? बहुत प्रश्न होते हैं मन में, तो कुछ ना कुछ बना ही देते हैं। 24 अक्टूबर 1972 को ये बना था और इसके पहले अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र सेठी। कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे योजना आयोग के, राज्य के? अरे जब केंद्र का प्रधानमंत्री होता है तो राज्य का सीएम होगा, डॉक्टर मोहन यादव जी। तो डॉक्टर मोहन यादव जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इसके उपाध्यक्ष भी होंगे, ये हैं सचिन चतुर्वेदी। तो वाइस चेयरमैन कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं सचिन चतुर्वेदी। ठीक, तो सचिन चतुर्वेदी जो हैं इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, बस लोकपाल और लोकायुक्त की बात और बची है, तो बता दो जल्दी से, लोकपाल कौन है? मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहे हैं ये अजय मानिक राव खानविलकर, ये वर्तमान इसके लोकपाल हैं। ठीक है, और लोकपाल शब्द किसने दिया था? तो एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी ने। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? चलो दोनों बातें बताओ, पहले लोकायुक्त कौन थे और वर्तमान में कौन है? और ज्यादा बोलोगे तो मैं पूछूंगा लोकायुक्त एक्ट कब का है और लोकायुक्त बना कब? आप लोग उत्तर दोगे मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ भैया बताइए, मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, मध्य प्रदेश लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1980। नहीं है 6 में बता दूं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में आता है बहुत, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
बताइए लोकायुक्त एक्ट कब का है मध्य प्रदेश का? एक्ट है 1981 का। लोकायुक्त बना है हमारा 1982 में। और पहले लोकायुक्त याद करो, जो राज्यपाल भी रहे हैं, कार्यवाहक। अरे एक्टिंग गवर्नर भी रहे हैं जो पहले एक्टिंग गवर्नर, अब तो बता दो। बुद्धू। पीवी दीक्षित। ठीक है, तो पहले लोकायुक्त कौन थे मध्य प्रदेश में? पीवी दीक्षित। ठीक है, और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? सत्येंद्र कुमार। ठीक है। ठीक। लोकपाल जो है वर्तमान में कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। अजय मानिक राव खानविलकर ये वर्तमान में आपके क्या हैं? लोकपाल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो मैंने जैसे ही उसको करंट से कनेक्ट कर दिया ना, तो अब थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा डेटा ही डेटा, डेटा ही डेटा, और आता क्या है वैसे की कॉन्सेप्ट तो बहुत बात की बातें हैं, पूछते तो यही है। अच्छा, पहचान कौन, मैं फिर कह रहा हूँ, बस क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। क्या बनते हैं? पहचान कौन, तो रिपीट करो, बार 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 रिपीट करो। आज मुझे एक्चुअली लेना तो इकोनॉमी था, मैंने पॉलिटी जान मान के ली थी कि आप लोगों को एक बार रिव्यू कर सकूं चीज़ें, कि आप लोग जो भी पढ़ लिए हैं वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा याद रख पा रहे हैं या नहीं। तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको प्रिंट में नोट्स दिए हैं, उसमें जो 2 पेज की लिस्टिंग है उसमें सब लिखा है। उसको बार बार, इंडिया के भी लिखे हैं, एमपी के भी लिखे हैं, मिले ना, सबको मिल गए ना? आपको नहीं मिले? ठीक है, तो उसको बढ़िया से, आपको भी नहीं मिले, आप आई नहीं थी क्योंकि कुंभ आप गई नहीं थी। और ठीक है तो आप ले लीजिएगा अभी। आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल क्लियर कट मैंने आपको एक एक चीज पढ़ाई है, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको रिवीजन हो जाए चीजों का, क्योंकि आते यही हैं। और देखो व्यक्तित्व से बहुत लगाव है उसे। जैसे नर्मदा समग्र किसकी बुक है? अनिल माधव दवे की। और नर्मदा पुरुष कौन कहलाते हैं? ठीक है, अमृतलाल बेगड़। ठीक है, लेकिन ठक्कर बापा कौन है? आदिवासियों के मसीहा, जिन्होंने आदिवासी शब्द भी दिया। पूरा नाम क्या है? अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठीक है, वो ठक्कर बापा हैं। और ये कौन है? अमृतलाल बेगड़, जो नर्मदा पुरुष हैं, जिनकी बुक नर्मदा तीरे तीरे क्या है? नर्मदा तीरे तीरे, किसकी? अमृतलाल बेगड़ की। ठीक है। अच्छा, अमृतलाल बेगड़ हैं क्या बाई प्रोफेशन? आप लोगों को टेस्ट में भी दिया ये क्वेश्चन हमने। हाँ, पेंटर हैं ये, चित्रकार हैं ये। ठीक है। अच्छा, मैं आपको फिर से सूचित करता हूँ कि अगला जो 16वें नंबर का टेस्ट होगा वो 100 की जगह 150 क्वेश्चन का होगा। मतलब लास्ट है तो थोड़ा सा 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देंगे हम आपको, और उसके बाद फिर हम 3 टेस्ट आपके एमपी के लेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन के। एमपी मतलब एमपी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ठीक, चलो आगे बढ़े। यहाँ तक कुछ कुछ याद हो रहा है? चलो रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं याद हो रहा तो कहाँ से पूछना शुरू करें जहां से आपको याद रह जाए यहाँ से करते हैं शुरू। बहुत सारा लिख देते हैं हम, ऐसा लगता है हमें। चलो, यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूनिसेफ का एस्टेब्लिशमेंट 1946 में किया गया था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का हेडक्वार्टर भी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वॉशिंगटन डीसी है, इसका इस वॉशिंगटन डीसी में 2 हेडक्वार्टर हैं, एक वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों के हेडक्वार्टर होने के कारण वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को क्या कहा जाता है? वॉशिंगटन ट्विंस, वॉशिंगटन जुड़वा। एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है ना, तो ये इसका जुड़वा वो उसका जुड़वा। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी को क्या कहते हैं? जब पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं तो बोलते हैं ये किसकी है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। जब प्राक्कलन समिति को बोलते हैं तो ये लोकलेखा समिति की जुड़वा बहन है। ऐसी आईएमएफ और
वर्ल्ड बैंक कैसे हैं? वॉशिंगटन ट्विंस हैं, इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये बहुत पूछा जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। और चूंकि व्हाइट प्लान और कीन्स प्लान पे डिस्कस करने के लिए यूएसए के ब्रेटन वुड्स में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसीलिए इसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं या ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। और दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, जैसे यूएस ओपन कहाँ होगा? यूएस में ही होगा। सबसे आखिरी में कौन सा ओपन होता है? 4 ओपन होते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन ओपन और एक यूएस ओपन। ठीक है, चलो वापस आ जाओ यहाँ, ये यूएनओ पे पहुंच गए। फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश की 3 साइट थी, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 में और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। आपने मुझे बताया था खजुराहो की खोज किसने की थी, बताओ जरा दोबारा से, अब हम देखें। वेरी गुड, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल में स्पेसिफाई बोले तो धंगदेव ने करवाया था। और इनमें एक थे कंदरिया महादेव मंदिर, किसने? विद्याधर ने। बढ़िया। चलो, सांची, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और इसकी खोज जनरल टेलर ने की थी। और कब की थी? 1818 में। 1818 में जनरल टेलर ने सांची की खोज की। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में है। ठीक है, कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसेन में है। 1957 58 में विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने खोज की थी। प्री हिस्टोरिक पीरियड की है ये, प्रागैतिहासिक काल की हैं ये। ध्यान रखिएगा, पशु पक्षी देखिए आप लोगों ने भीमबेटका, तो वहाँ पे वर्ड्स हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, दैनिक जीवन के चित्र हैं, तो ये। अच्छा, वहाँ पे जो गाइड मिलता है ना, वो मुझे इतिहास पढ़ा रहा था एक दिन, और मेरे भैया एकदम खुश हो रहे थे बहुत। देखो जितेंद्र, जिसे बोलते हैं इतिहास। हमने कहा हाँ भैया, अल्लाह समझ रहे। और वो इतनी गलत सलत कहानियां सुना रहा था, मैं हंस भी रहा था। इनका सुना लें दो यार, अब पैसा तो वो लेगा ही। और भैया एकदम खुश थे। मेरे भैया जो हैं वो कॉस्मेटिक सर्जन है इंदौर में, तो एकदम खुश थे। अब वो डॉक्टर आदमी, उनको क्या पता इतिहास कहाँ से, और तो इतिहास, इतिहास से जानकारी कितना बढ़िया बता रहा है। तुम मुझे कभी नहीं बताते हो, इतने बच्चों को पढ़ाते हो। हमने कहा हाँ भैया मैं बता दूंगा। और वो मतलब उससे कभी नहीं बनवाना उसको गाइड। वो इतिहास बदल दिया उसने सारा। अब मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी, फिर मैंने कहा यार ठीक है बता देने दो, कम से कम एंटरटेनमेंट तो हो रहा है ना लोगों का। तो भीमबेटका बेटा अब्दुल्लागंज रायसेन में है। 1957-58 में विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने की थी। ये प्री हिस्टोरिक साइट है, सबसे बड़े गुफा स्थल माने जाते हैं, लार्जेस्ट केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, केव साइट के रूप में ये तो 3 हो गए परमानेंट। टेम्परेरी जो 2024 में यूनेस्को ने लिस्टिंग की, ग्वालियर फोर्ट राजा सूरज सेन ने बनवाया, तेली का मंदिर मिहिरभोज का, सहस्त्रबाहु महिपाल का, और मान मंदिर, गुजरी महल, ये सब राजा मानसिंह तोमर, जो तोमर वंश के, मान कौतूहल जिनकी रचना है। ठीक है, भोजपुर का शिव मंदिर राय, ठीक है, रायसेन में है और राजा भोज ने इसका निर्माण किया था। धमनार और चंबल रॉक कट। ठीक है, इसके अलावा रामनगर, मंडला, गोंडवाना समय के और खूनी भंडारा बुरहानपुर में है। और ये अब्दुल रहीम खाने खाना ने बनवाया था। ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम या जल प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, इतना हो गया। चलो आगे चलें। यूपीएससी की बात करें तो शुरू में ये पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना था। बाद में 1937 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और 1950 में ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया। 6 ईयर और 65 ईयर इनका टेन्योर होता है। ठीक है, वर्तमान में इसकी प्रीति सुदन है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले महिला के रूप में अलका सिरोही थी, और रोज मिलियन मैथ्यू जो है इसकी पहली महिला चेयरमैन रही हैं। किसकी? यूपीएससी की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सीएजी आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। और सीएजी 148 में सीएजी के पद, इनकी योग्यताएं, नियुक्ति है। 149 में पावर फंक्शन है। 150 में इनका फॉर्म या प्रारूप है जो ये ऑडिट करते हैं। 151 में इसकी रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट में 2 सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रेसिडेंट को और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नर को देते हैं। और फिर ये पार्लियामेंट में रखवाते हैं प्रेसिडेंट, राज्य के गवर्नर इसे स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाएंगे। और यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो क्या करती है, इसको, इसकी रिपोर्ट को देखती है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 + 7 22 मेंबर्स होते हैं। 1921 में बनी थी और विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। चलो वापस आ जाए।
पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, जबकि इसका नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर 1956 को आया था और इसने पहला एग्जाम 1958-59 में कंडक्ट कराया था। पहले अध्यक्ष डीवी रेगे थे, वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा हैं। 6 ईयर और 62 ईयर होता है। रिपोर्ट गवर्नर को देते हैं, अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, इस्तीफा गवर्नर को दे सकते हैं, लेकिन हटाने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो 1+4 यानी 5 मैक्सिमम हो सकते हैं, तो एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। सीएजी कौन है? संजय मूर्ति हैं। और आरबीआई के प्रमुख जो हैं वो संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, क्लियर है? ये यहाँ पे जो लिखा है तो गोल्ड मेडल ओलंपिक में एक भी नहीं मिला, हमें टोटल 6 मेडल मिले थे, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मिले थे। ठीक है, और सिल्वर जो था वो किसको था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो, हिंदी में भाला फेंक। ठीक है, पक्का? त्रिशूल कैसी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर। अरे त्रिशूल है ये, देखो एयर से फेंका, एयर में ही घुस गया किसी के, तो एयर टू एयर कैसी है? त्रिशूल है। अग्नि बोले, पृथ्वी बोले, हवा में आग लगा लोगे तो सरफेस टू सरफेस। अरे कनेक्ट कर लो। चलो, राष्ट्रीय महिला आयोग तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, पहली जयंती पटनायक, वर्तमान में विजया किशोर राडकर, इससे पहले रेखा शर्मा मैडम थी, बहुत पॉपुलर रही हैं वो। 31 जनवरी 1992 को बना था, एक्ट 1990 का है। अगर आपसे कभी रिपोर्ट पूछे तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देती हैं? मोदी जी को। तो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट वाली स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि नियुक्ति यही लोग कर रहे हैं। ठीक है। एनसीएससी की बात करें 338 में 1+1+3 है। 65 अमेंडमेंट शुरू में हुआ था, एनसीएससी एंड एसटी बना था। फिर 89 अमेंडमेंट 2003 से एनसीएससी और एनसीएसटी बना और 19 फरवरी 2004 को बना। पहले अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष किशोर मकवाना, अंतर सिंह आर्य हैं एसटी आयोग के। और ओबीसी आयोग के कौन है? हंसराज। हंसराज गंगाराम अहीर हैं। 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना, कौन से एक्ट से? 102 अमेंडमेंट से। 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1+1+3 है, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं जैसी एसटी कमीशन की थी। सीआईसी के, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हीरालाल सामरिया हैं। सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश के कौन है? विजय यादव। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना, पहले अध्यक्ष मोदी जी, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, फाइनेंस कमीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 280 में होता है, 5 ईयर का टेन्योर होता है, 1+4 होते हैं मेंबर्स, एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए करता है, डिपेंड अपॉन प्रेसिडेंट। और इसकी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को दी जाती है। और केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का बंटवारा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कौन सा वाला? केंद्र वाला। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 280 में, पहला वित्त आयोग के केसी नियोगी, 14वें वित्त आयोग के हाँ जी वाई बी रेड्डी, 15वें के एन के सिंह, 16वें के अरविंद पनगड़िया जी। बढ़िया। चलो कहाँ पहुंचे हम? योजनाएं बनवाते हैं। 15 मार्च 1950 को बना था। अच्छा, एनडीसी कब बना था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, 6 अगस्त 1952। क्या काम था इसका? फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना किसका काम है? राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था। देखो, योजनाएं बनाएगा प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग वर्तमान में, लेकिन फाइनल रिकमेंडेशन कौन देते हैं? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हो गया यहाँ तक? चलो वर्तमान में बताओ जरा, नीति आयोग के अध्यक्ष मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, सचिव या सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। राज्य योजना आयोग 24 अक्टूबर 1972 को बना, पहले प्रकाश चंद सेट्टी थे, वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। ठीक है। उपाध्यक्ष जो हैं वो सचिन चतुर्वेदी जी हैं, ध्यान रखेंगे। और लोकपाल अजय मानिकराव खानविलकर हैं। और मध्य प्रदेश में लोकपाल एवं लोकायुक्त उप लोकायुक्त एक्ट 1981 का था, बना कब? तो 1982 में, पहले पीबी दीक्षित थे, वर्तमान में सत्येंद्र कुमार सिन्हा है। ठीक, ये हो जाती हैं सारी नियुक्तियां जो मेन नियुक्तियां हैं और उनसे संबंधित कमीशंस। मैंने आपको ऑलरेडी सारे पढ़ा दिए थे, अभी भी बता दिया।
अब हम जो करंट अफेयर पढ़ाएं, सॉरी, आपको जो इकोनॉमी पढ़ाएंगे, देखो इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो जो सीधे सीधी संस्थाएं हैं उनकी कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, और उससे रिलेटेड करंट अफेयर भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। स्पेशली जैसे एमपी करंट नहीं पढ़ते हैं लोग, तो एमपी की करंट भी इसके साथ में मैं आपको करवा दूंगा। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोलो, आगे बढ़े। हाँ वीडियो सेंड कर देंगे, बिल्कुल। क्या एक एक करके पूछो, आप लोग क्या बोल रहे हो। पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे एक्चुअली। क्यों, क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कहीं। अभी तो हीरालाल सामरिया है, अभी कुछ नहीं कंफ्यूजन है। ठीक है, अरे गूगल है, कर लो ना, ऐसे क्या कंफ्यूजन है, अगर कुछ चेंज हुआ हो तो बदल देंगे। संविधान संशोधन थोड़ी करना है। हाँ, महिला बिल कब आया, कौन सा संशोधन हुआ, चलो जल्दी बताओ। अच्छा आप लोग नहीं जाना चाहते तो हम पूछ लेते हैं। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो है बिल, वो कौन सा एक्ट था। एक्ट कौन सा था, बिल तो सही बताया आपने, 128 बिल था। एक्ट कौन सा था, 10566। 106वां संविधान संशोधन है ना, जो 1/3 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन करेगा, कहाँ, लोकसभा और विधानसभा में। हाँ जी, कौन आ रहा है। अरे डाल दो ना, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। प्रीवियस पे हटके हो, मैं पूछ रहा हूँ, वर्तमान डालो, काम खत्म करो, क्या करना। करंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, देख लो किताब में। केंद्रीय सूचना आयोग, इतनी देर से क्यों नहीं पूछ रही है लड़की। ये भी एक सही बात थी कि आप बोले जा रहे हो सीआईसी सीआईसी, अब हिंदी में। हीरालाल सामरिया है, अरे याददाश्त पे बिल्कुल शक नहीं, किसी प्रकार का। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ वो जो मुझे याद नहीं होता, पहली बात तो इस बात को आप समझ लो। और अगर मुझे याद नहीं होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूजन है, तो मैं क्लियर बोल देता हूँ कि यार क्वेश्चन मार्क लगा लो। क्योंकि ऐसे तो भाई अभी गलत बताने का मतलब क्या है, आपके 2 नंबर और एक ही क्वेश्चन से रुक जाए कोई तो जान ले लेगा मेरी बच्चा आके। चलो हो गया यहाँ तक। जल्दी जल्दी हम आपसे देखो वो पूछते हैं, क्या जो अमेंडमेंट हुए हैं आप लोग बताइएगा। पहले अपन सरल सरल, सस्ता सुंदर टिकाऊ, जो काम का है, जो एग्जाम में आता है, बताएंगे। सरल सा, 73rd अमेंडमेंट से क्या आया, पंचायत। और 73rd अमेंडमेंट कब का है, 1992 का। मैं साथ में लिखता जाऊंगा तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। सीए समझ लेना आप लोग बस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब से लागू हुआ ये, 24 अप्रैल 1993 से। यानी क्या मना लिया इस दिन हमने। अब ये मत पूछना पीआरडी क्या है, पंचायती राज डे। पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को है, हाँ ना। चलो, 74 अमेंडमेंट 1992 का है, म्यूनसिपैलिटीज यानी नगरपालिका के लिए है। और 1 जून को हमने क्या मना दिया, भारत का नगरपालिका दिवस। म्यूनसिपैलिटी डे कब मनाते हैं, 1 जून को। चलो बढ़िया, पूछ लेते हैं हम आपसे। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने 73वां संविधान संशोधन लागू किया, यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। जबकि त्रिस्तरीय पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान का नागौर का बगदरा विलेज, 2 अक्टूबर 1959। बढ़िया, किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, बलवंत राय मेहता, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा ऐसा तो नहीं लगता हम वंदे भारत और आप एक्सप्रेस, तो फिर समस्या हो जाती होगी। क्या बोले हम, चलो एमपी में हम बात करें तो 73rd अमेंडमेंट सबसे पहले लागू किया। तो एमपी में पंचायत दिवस कब मनाते हैं ये, 25 जनवरी को। 24 जनवरी तो नहीं है, 25 जनवरी को पंचायत दिवस। अगर पूछे ना मध्य प्रदेश का पंचायत दिवस 25, और नगरपालिका म्यूनसिपैलिटी, नगरपालिका कब,
लाइव क्लास कुछ बोल दो। मध्य प्रदेश का नगर पालिका दिवस 2 नवंबर को, ठीक है। तो 1 जून, 24 अप्रैल, ये बहुत गलत करते हैं लोग 25 जनवरी, क्योंकि पहला ऑप्शन ही यही होता है पंचायती राज दिवस मध्य प्रदेश में, और आखिरी में लिखता है वो मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज दिवस पे ही अटक जाता है बच्चा, बोलिए अच्छा 24 अप्रैल मिल गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखना है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस कमेटी ने दिया था? लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, LM सिंघवी, यही थे लोकपाल देने वाले, संविधान दिवस देने वाले, और प्रवासी भारतीय दिवस इन्हीं की रिकमेंडेशन पे, और डुअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता। कौन? 73 74 हो गया। चलो, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हमने 89 पढ़ाया आपको, कब का है? क्या बना? ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। चलो बढ़िया, गिनती बढ़ाते जाए। 91 अमेंडमेंट 2003 का क्या था? 15% कर दो सीटें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, COM। अरे लोकसभा और विधानसभा में जो मंत्री परिषद होगी वो अधिकतम 15% होगी। ये किससे आया? 91 अमेंडमेंट से आया 2003 में। 92 अमेंडमेंट से क्या किया था हमने? ये भी 2003 का ही है, याद करो। BDMS, वेरी गुड। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी संविधान में कि 8वीं अनुसूची में, पक्का। इसी बात पे जल्दी से बता दो कि 9th शेड्यूल किससे जोड़ी गई? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। अच्छा, 10th शेड्यूल किससे जोड़ी गई? अरे 10 कदम, 5 2 जा 10। तो 52nd अमेंडमेंट से क्या? अरे 10th शेड्यूल यानी क्या है? हे बुद्धू, 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची, दल बदल, एंटी डिफेक्शन। 11th शेड्यूल, अभी आप तो गंगा मैया से बाहर ही नहीं आए डुबकी लेके। हाँ हमें समझ में आ रहा है, तो भी सुन लो आप तो। 11th शेड्यूल अभी बताई कौन से 73 से, और 12th शेड्यूल। अच्छा अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखो पंचायत के लिए शेड्यूल 11 है, लेकिन पंचायत के लिए पार्ट 9 है। तो कैसे याद रखेंगे पंचायत को? पंचायत में अल्फाबेट कितने? 9, और P से पंचायत, तो पार्ट या भाग कौन सा है पंचायत का? तो पार्ट 9 है, याद रहेगा। और फिर 9A म्यूनसिपैलिटीज का हो जाएगा, जबकि शेड्यूल पंचायत के लिए 11 है और नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटीज के लिए शेड्यूल 12 थी। ये चारों हमने इसके साथ कनेक्ट कर ली। तो पहला संशोधन 1951 का, 52nd इंदिरा गांधी नहीं है, राजीव गांधी जी के समय आया राम गया राम और क्योतो होलोआन केस, कुछ याद आ रहा है? तो ये सब इनसे संबंधित। फिर इसके बाद 11th शेड्यूल जो है वो 73rd से, और 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट? 29। पंचायत से 29 विषय, और नगर पालिकाओं में कितने? 18। तो नगर पालिकाओं पे 18 सब्जेक्ट। और आर्टिकल और बता दो जल्दी से। पंचायत के 243 से 243 ओ, और म्यूनसिपैलिटीज P से ZG पाजी, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बहुत बढ़िया। 97 अमेंडमेंट जो है वो कब का है? 2011 का। और ये क्या बताता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। 243 ZS से ZT। कुछ नहीं याद आए तो या जा या ना। अरे या जा, थक गए, अब नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। तो या जा या ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सहकारी समितियां 97 अमेंडमेंट 2011 की है, ठीक है। 243 ZS से ZT है। और आर्टिकल कौन कौन से थे? 19(1)(c) और 43(b). अरे क्या हुआ, बैटरी डिस्चार्ज? याद नहीं आ रहा है? मैंने कहा था ना, बी कॉपरेट करती है, ऐसे याद रख लो। बी 43B, 19(1)(c) कॉपरेट करो भाई, ठीक है। और 243 ZS से ZD। 97 99 अमेंडमेंट NJAC। 100 भारत बांग्लादेश बाउंड्री एक्सचेंज। 101
जीएसटी 101 रुपए का टीका कराओ, 2016 का एक्ट था, 2017 में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। 102 अभी पढ़ा आपने, ओबीसी 103, ईडब्ल्यूएस 104, 104 SC ST का रिजर्वेशन बढ़ाया, प्लस क्या किया, एंग्लो इंडियन का जो ठीक है रिप्रेजेंटेशन था वो समाप्त किया। 105 ओबीसी की लिस्ट स्टेट तैयार करेगा, और 106 एक्ट महिलाओं को 33% रिजर्वेशन, ये हो गया पक्का। चलो, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 का था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल, 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, और पार्ट ABCD समाप्त, तो 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गया 7th। इसके बाद 10th। अच्छा, जिसने पढ़ा है उसको बहुत आराम से समझ में आ रहा है ना, आपको नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो, आपने अमेंडमेंट नहीं पढ़े थे क्या? पढ़े हैं ना, हाँ। तो 10th बताओ, 10th अमेंडमेंट किसके लिए था? 10 दमनदीप, गोवा दमनदीप, और 12 दादर नगर हवेली। अच्छा, 10 था कि 12 था? आप देखो कंफ्यूज करते हैं थोड़ा। चलो बताओ जल्दी से, 10 था कि 12 था? फटाफट बोलो भैया। 10th अमेंडमेंट किसका था और 12th अमेंडमेंट किसका था? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है बिल्कुल। भूलभाल जाते हो आप लोग हैं। मैंने कहा था 7वां 10वां 12वां ये याद रखना। फिर क्या है, लो देख लो। पहला तो हो गया शेड्यूल 9 आई, ठीक है, सेकंड से कोई मतलब नहीं है। 7th हमने बता दिया, 2 राज्यों के लिए एक गवर्नर, 2 राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट, और 14 राज्य, 6 स्टेट, पार्ट ABCD एबोलिश। 9th अमेंडमेंट किसका था? बेरूबारी 1960, याद है बेरूबारी केस? केस बताना अच्छा जरा, कौन कौन से याद है आप लोगों को? हाँ मैडम, जुडिशरी। बेरूबारी के बाद सोच लो तब तक आप। 10th देखो आप, दादरा नगर हवेली के लिए 10th अमेंडमेंट है 1961 का। 12th जो था वो गोवा दमन दीप के लिए था। तो 10वां किसके लिए? 10 दादर। तो दादर नगर हवेली के लिए 10th अमेंडमेंट था, और गोवा दमन दीप के लिए 12th अमेंडमेंट 1962 का है, ये याद रखिएगा। 13 जो है वो नागालैंड के लिए स्पेसिफाई दिया था 371A, और याद नहीं हो तो 371A में नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश, ई यूनिवर्सिटी, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, वेरी गुड, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, आई और जे कर्नाटक जाई। ठीक, तो 371 में थे ना, और 370 में JNK, 371 गुजरात महाराष्ट्र। चलो आ जाओ वापस से, नागालैंड हो गया। और उसके बाद हमने 21st बता चुके हैं आपको। सिंधी बनी थी, 15th लैंग्वेज बनी थी 1967 में। 24 अमेंडमेंट से क्या हुआ था? तो प्रेसिडेंट जो है कंपलसरी होगा, संविधान संशोधन पर आप अपनी कंसिडरेशन देंगे। 24 अमेंडमेंट 1971 याद है। फिर 26 से क्या था? प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया था 1971 का 26 अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी के समय। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 35 36। 35 से सिक्किम को क्या किया था? एसोसिएट स्टेट बनाया था, सहराज। और 36 अमेंडमेंट 1975 से कंप्लीट स्टेट बनाया था, याद है ना। और इसके बाद 42 तो आपको पता ही है 1976 का था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या संशोधन हुए 42 से। संविधान में 3 शब्द कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 शब्द। इसके अलावा आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड प्री लीगल एड, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी 42 से। और 323A भैया आ गई, कैट CAT, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, पार्ट 14A और 323A, ये सब किससे था? और लोकसभा और विधानसभा का टेन्योर 5 ईयर से 6 ईयर कर दिया था, ठीक है। 44 में उल्टा कर दो सब कुछ।
4 4 कितना होता है 8, तो 1978 का था। एक तो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया, लीगल राइट, और किस में डाल दिया 19(1)(f) से, 19(1)(f) और 31 से रिमूव करके 300(a) में एक, और कैबिनेट शब्द पहली बार प्रयोग किया गया आर्टिकल 352 में, और आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्या किया गया, आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह, और 6 ईयर से 5 ईयर कर दिया लोकसभा विधानसभा का टेन्योर, याद है कुछ नहीं, चलो तो ये हो गया 42 44। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमने बताई दिया 52nd अमेंडमेंट 10th शेड्यूल आया 1985 में आया। 61 से क्या किया गया 1989 में, 21 से घटाकर एज जो है वो 18 ईयर कर दी गई थी। 65 से एससी और एसटी कमीशन एक बन गए थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, याद है। 69 अमेंडमेंट 1991 से दिल्ली को क्या किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, याद करो 239 ए, केजरीवाल काका, याद आ रहे हैं। चलो 71 से 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली मणिपुरी कोंकणी 1992 की। 73 पंचायत, 74 म्यूनसिपैलिटीज, 86 बहुत इंपॉर्टेंट 86 अमेंडमेंट 2002 का था, जिसने आर्टिकल 21A और आर्टिकल 51A का सब क्लॉज के, ये दो आर्टिकल जोड़े थे। और 86 अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A जोड़ा गया, और इसी के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई कंपलसरी। ठीक है, और इसी के माध्यम से RTE एक्ट आया 2009 का, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था, याद आ रहा है। 86 अमेंडमेंट कब का है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है। 2002 का क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, क्या है ये, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा एक और आर्टिकल कहाँ जोड़ा गया, 51A का सब क्लॉज के, है ना इसमें, यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं तो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों किससे, अच्छा अगर कभी आपसे पूछे RTE एक्ट 2009 का, और ये एनफोर्स कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से। ये पूछा गया है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। तो कब से हुआ एनफोर्समेंट, 1 अप्रैल 2010 से, एक्ट है 2009 का। ठीक है, और ये बहुत रिपीट है, आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो ये शिक्षा का अधिकार, और क्या कहता है ये, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो 86 अमेंडमेंट तक पहुंच गए। 86 के बाद हमने 89 देखा, तो 89 आपको पता ही है क्या था, 89 में NC/SC और NC/ST बन गए। ठीक है, फिर 91 में 15% किसकी बात की हमने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। 92 में बोडो डोंगरी मैथिली संथाली जोड़ी गई, और 95 छोड़ो जरूरत नहीं है, 97 से कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 का, और फिर 99 से NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और फिर इसके बाद 2014 का था ये 100 2015 का, बांग्लादेश से बाउंड्री एक्सचेंज की 101 2016 का, और 1 जुलाई 2017 से क्या लागू हो गया, GST। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, विजय केलकर, विजय केलकर 13 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे ये। और 102 ओबीसी के लिए, 103 ईडब्ल्यूएस के लिए, 104 SC/ST का रिजर्वेशन 10 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया, और क्या एंग्लो इंडियन के प्रोविजन समाप्त कर दिए गए। और इसके बाद ये थोड़ा सा गलत लिख गया, ये 105 नहीं है 106 है। ठीक है, तो 2021 का एक्ट था, और ये विधेयक कौन सा है, तो 128 है, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, मतलब 330A में आ जाएगा, 332A में चेंजेस होंगे, 239A में चेंजेस होंगे। तो जहाँ जहाँ विधानसभाएं और लोकसभा की सीटें होंगी वो चेंज हो जाएंगी। ठीक, चलो बधाई हो। बस एक क्वेश्चन और आप लोग जाएं जल्दी से, मैं पंचायत के सारे आर्टिकल सुना दो, मेरा दिल खुश और मैं जाऊं। 243 सुना दो, आज नहीं सुना है तो जाने नहीं दूंगा मैं, आप लोग सोच लेना, जल्दी बोलो। 243 में क्या, परिभाषा किसकी, मेरी, पंचायत की परिभाषा। ठीक है,
243A में ग्राम सभा, बी में गठन, सी में संरचना, अब देखो कितनी जल्दी हो रही है डी में रिजर्वेशन, ई में टेन्योर। सही बताना। देखो 243 परिभाषा थी, ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी रिजर्वेशन, ई ड्यूरेशन या टेन्योर, एफ डिस्क्वालिफिकेशन, जी पावर दे दो जी, क्या दे दो जी, पावर, एच टैक्स, आई फाइनेंस कमीशन था, स्टेट फाइनेंस बहुत आता है ये 243 आई में, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जे ऑडिट, के 243 के इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और एल कुछ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, और एम मना कर दो, एन कंटिन्यू करो, और ओ वॉर टू इंटरफेरेंस, यही है ना। ठीक, बस तो नगर पालिका और सुना दो फिर। 243 पी से जेड जी, और पाजी जा सकते हैं फिर। बताएं 243 पी परिभाषा, क्यू गठन, आर संरचना, एस बोर्ड कमिटी थी ना, कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एस के बाद टी, डी और टी एक जैसे हैं, रिजर्वेशन, टी के बाद देखो यहाँ भूल नहीं जाओ, देखो ये है डेफिनेशन पी में, क्यू बिल्कुल सेम तो चल रहा है यार, बता तो चुके हैं इतना। टी में रिजर्वेशन, यू ऐसे नहीं तो ड्यूरेशन, यू टेन्योर, वी डिस्क्वालिफिकेशन, डब्ल्यू पावर दे दो जी, और एक्स टैक्स, वाई जो आई थी वही वाई थी तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, जेड ऑडिट, जेड ए इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, जेड बी क्या था, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, जेड सी कुछ कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं करेंगे, जेड डी याद रखना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला योजना समिति, और जेडी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, और जेडी के बाद जेड एफ कंटिन्यूअस, जेड जी बोले मना कर दो भैया। ठीक है, तो न्यायालय जो है वो निर्वाचन संबंधी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन से पार्ट में थी पंचायत, 9 में पंचायत, 9A में म्यूनिसिपैलिटीज, और शेड्यूल कौन से थे, 11 शेड्यूल पंचायत और 12 शेड्यूल। ठीक है, इसको बोलते हैं ना जैसे आपने लैपटॉप चलाया हो, 15-20 फाइल खोल दो और फिर एकदम से आप उसको देखो, फिर थोड़ी देर के लिए लैपटॉप शांत, ऐसी होती है ब्रेन की स्थिति। तो ज़्यादा फाइल खुलवा दी है हमने, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा इसको, हमने अच्छे से पढ़ी है ये सब चीज़ें, आपको याद है, लेकिन रिवाइज करके जाइएगा, अगर रिवाइज नहीं किया तो फिर गड़बड़ है। और याद रखना आता है 243A ग्राम सभा, 243D रिजर्व्ड, 243I पैसा आई यानी फाइनेंस कमीशन, और 243K इलेक्शन, के में इलेक्शन। इसके अलावा अगर हम इसी की बात करें तो डी का टी में, मतलब नगरपालिका के लिए रिजर्वेशन टी में, जो आई थी वही वाई थी स्टेट फाइनेंस कमीशन, और जो के था वही जेड ए था तो स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। और इसके अलावा 243 जेड डी जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, और जेडी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। बस इतने में ही से आते हैं, अपन ने तो पढ़े सारे हैं। ठीक है, 18 आर्टिकल थे, 18 के 18 पढ़ लिए अपन ने नगर पालिकाओं के। तो नगर पालिका 18 सब्जेक्ट पे और 18 आर्टिकल्स के अंतर्गत आती है, जबकि म्यूनिसिपैलिटीज 16 आर्टिकल्स और 29 सब्जेक्ट। ठीक है, बधाई हो। अशोक मेहता समिति कब बनी थी, अच्छा, और बलवंत राय मेहता, सही तो बोला है 1977, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता 57, और एल.एम. सिंघवी 86, और उससे पहले जी.वी.के. राव 85। ठीक है, और गाडगिल समिति थी। अच्छा, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन, अरे स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन। बलवंत राय मेहता क्या है, विकेंद्रीकरण के, डिसेंट्रलाइजेशन के, या 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत के कौन थे। अच्छा, पंचायत को किसने लघु गणराज्य कहा, चार्ल्स मेटकॉफ, और मेयो का रेजोल्यूशन अलग है। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या कहा, स्मॉल रिपब्लिक, किसको कहा है, पंचायत इज अ स्मॉल रिपब्लिक, पंचायत लघु गणराज्य है, ये चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को जानते हैं आप लोग, ये फादर ऑफ इंडियन प्रेस के लिबरेटर हैं, तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता।
ठीक है, इन्हीं ने किनसे संधि की थी? चार्ल्स मेडकॉफ ने मिंटो फर्स्ट के व्याप में राजा रणजीत सिंह से। कौन सी संधि? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर की संधि किसने की? राजा रणजीत सिंह 1809 और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच में मिंटो फर्स्ट के बेहाप में। अच्छा, 1909 के अधिनियम को हमने क्या बताया था, क्या कहा जाता है? मार्ली मिंटो एक्ट नहीं पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जो बताओ, जो किताबों में नहीं होता वो बताओ। क्या? अरे नाम बताओ, पेपर में आया क्वेश्चन है वो बताओ। बेनेवोलेंट डेस्पोडेंट यानी परोपकारी निरंकुश था। तो मॉडले मिंटो एक्ट को जिसने की मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया था उसे क्या कहते हैं? बेनेवोलेंट डेस्पोडेंट, परोपकारी निरंकुश था। इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कौन है? मिंटो सेकेंड। ठीक है, कौन है? मिंटो सेकेंड। दो चीजें और, केंद्र में द्वैत शासन किसने शुरू किया? डायरकी इन सेंटर 1935 के एक्ट से केंद्र में, और प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट से। ठीक है, यानी कि बताना, प्रांतीय स्वायत्ता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस एक्ट से आएगी? 1935 के एक्ट से। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रोविंशियल बाई कैमरल सिस्टम इन सेंटर, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919, और प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था 1935। पक्का? समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट 35, फेडरल सिस्टम 35, फेडरल कोर्ट। देखो संघ 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 मैंने क्या कहा था, तो संघ 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 जो भी हो तो 1935, फेडरल कोर्ट, फेडरल सिस्टम, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, पोस्ट ऑफ द गवर्नर, और क्या बताया था? किसका? आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। लेकिन याद रखना, क्या सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये किससे? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जर्मन के बीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। बढ़िया। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन कहां से? तो 1935 एक्ट से। कितने आर्टिकल थे 1935 एक्ट में? 321, 321 आर्टिकल थे, 321। और 123 आर्टिकल में क्या था? ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। और 213 में ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर। पक्का? बजट किस में था? 112 में। सरकार की 12 बज जाती है अगर बजट पारित नहीं होता। अरे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पक्का? राष्ट्रपति की महाभियोग की शक्ति, महाभियोग। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट 61, और पार्डन पावर 72, और गवर्नर की पार्डन पावर 161। अच्छा, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, अरे ओथ प्रेसिडेंट 169 में जाएगा क्या? प्रेसिडेंट 60 में प्रेसिडेंट, 69 में वाइस प्रेसिडेंट, और 159 में गवर्नर। याद रखना, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर नॉट मेंशन इन शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड या अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ को छोड़कर, ये स्टेटमेंट बहुत पूछते हैं, गलत करवा देते हैं, बाकी सबको कसम खलवाना, शपथ दिलवाना शेड्यूल 3 में, लेकिन किसको नहीं? प्रेसिडेंट 60, वाइस प्रेसिडेंट 69 और गवर्नर 159 में। पक्का? 1 2 3। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ था जब ये 1 2 3 करेंगे? तो क्या कर रहे थे? 1 2 4 करेंगे। और हाई कोर्ट कहाँ था? तो बोले हम 2 1 4 करेंगे। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहाँ है हाई कोर्ट का? 215 में। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अरे अभिलेख न्यायालय। और सपोर्ट इसका बताओ, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय कहाँ है? 129 में। भूल जाते हो, याद कर लेना। ठीक है, बहुत है, और पढ़ा दें? एक क्वेश्चन और, चलो बताना। अच्छा, अब अलका तभी जाएगी जब ये क्वेश्चन का आंसर देगी। ठीक है अलका? नागरिकता की समाप्ति किस आर्टिकल में? एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप। ना 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 ना, नागरिकता ना। अब तो बता दो देवी। नो, 9 में समाप्त कर रहे थे ना नागरिकता। और नए राज्यों का निर्माण, गठन, सीमाओं में परिवर्तन 3। बढ़िया, जा सकती हैं आप। ठीक है, ऐसे एक एक करके पूछते जाएं और जाते जाएं। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं एक आध दिन बीच में और आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, आप नींद वींद ले लो अच्छे से, दिमाग थोड़ा
तरोताजा हो जाए। ठीक, हमने बहुत सारा पढ़ लिया। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा हे भगवान क्या कर दिया, बंद कर दो योगी।